चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 कर रहे हैं और प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 में हमने पहले का 1, 2, 3, दूसरा तो कट है और पहले का चौथा कट है और दूसरा कट है और उसके बाद तीसरा और चौथा क्वेश्चन कर लिया था। साथ ही साथ हमने 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन भी कर लिया था। अब उसमें जरा देख लीजिए कि जैसे ये 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो कहाँ से है। इधर देखिए 5वां क्वेश्चन सेम 5.1 के तीसरे क्वेश्चन जैसा आप पढ़ के देख सकते हैं। एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु प्राप्त कीजिए जो P और Q से समान दूरी पर हो। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 5.1 का जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है 5.1 प्रश्न संग्रह 5.1 का तीसरा क्वेश्चन सेम है। एक्स अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए बी से समान दूरी पर हो। बस केवल फर्क ये है कि यहाँ पे एक्स अक्ष वही है, केवल ए बी यहाँ बिंदु अलग है, वहाँ ए बी की जगह पी क्यू यूज किया गया, वो बिंदु अलग है। मतलब केवल संख्या बदली हुई है, बाकी क्वेश्चन सेम है। उसके बाद ये देखिए प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक युग्म बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो 5.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें दूरी जैसे आपने दूरी का सूत्र लगा के दूरी ज्ञात किया था, वैसे आप देखेंगे तो 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है, इसमें दूरी के सूत्र से दूरी निकालना है, तो ये भी आप कर लेंगे। और उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखेंगे तो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ABC हो तो त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु दिए गए, उनका परिकेंद्र निकालना है। तो यह देखेंगे पेज 106 पे उदाहरण 6 है। ये देखिए पेज नंबर 106 पे उदाहरण नंबर 6, ये आपको उदाहरण कराया गया है। सेम यही उदाहरण के जैसा आपको करना है। देख सकते हैं बिंदु ABC दिया गया है, त्रिभुज ABC के परिकेंद्र का निर्देशांक आपको निकालना। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये तीनों क्वेश्चन में केवल नंबर्स बदले गए हैं, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है। 5वां 5.1 के तीसरे क्वेश्चन जैसा, 6वां 5.1 के पहले क्वेश्चन जैसा और 7वां पेज 106 के उदाहरण 6 जैसा। ओके, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। अब प्रश्न 8 देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड त्रिभुज बना सकते हैं क्या? ये त्रिभुज बनता हो तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार लिखिए। अब ये तीनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि देखो 3 बिंदु दिए गए हैं, इसमें LMN 3 दिया है, इसमें PQR 3 बिंदु दिया है, इसमें ABC 3 बिंदु दिया है और हमें पता करना है कि क्या ये तीनों बिंदुओं से, ये पहले क्वेश्चन में क्या तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा, दूसरे क्वेश्चन में भी पता करना है क्या तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा और तीसरे क्वेश्चन में भी पता करना है कि क्या तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा। तो पहले तो पता करना है त्रिभुज बनेगा कि नहीं, और अगर त्रिभुज बनेगा तो कौन से प्रकार का त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का प्रकार लिखना है कि कौन से प्रकार का वो त्रिभुज बनेगा। तो ये 8वां क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 9वां और 10वां क्वेश्चन कट रहेगा, फिर मैं 11वां और 12वां भी इसी वीडियो में आपको कराऊंगा। तभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। ध्यान देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न 8, निम्नलिखित बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड त्रिभुज बना सकते हैं क्या? यदि त्रिभुज बना सकते हो तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार लिखो। अब ध्यान रखिए, भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर त्रिभुज का प्रकार होता है, भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमें देखना है कि उन तीनों में से कौन सा त्रिभुज ये है। तो इससे पहला क्वेश्चन है, तो आपको L दिया है, M दिया है, N दिया है। तो आपको बताया था मैंने पहले भी कि अगर आपको एक प्रश्न में एक से अधिक बार दूरी का सूत्र प्रयोग करना हो तो आप दूरी का सूत्र केवल एक बार लिखिए और उसके बाद बाकी हर बार दूरी का सूत्र केवल यूज कर लीजिए। बार बार आप उस सूत्र को बार बार मत लिखिए। यहाँ देखिए सूत्र को आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप सूत्र लिख लिए तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए जैसे LMN एक त्रिभुज है, तो इसमें एक बार भुजा LM निकालेंगे दूरी के सूत्र से, फिर भुजा MN निकालेंगे दूरी के सूत्र से, फिर भुजा LN निकालेंगे दूरी के सूत्र से। तो यहाँ देखिए हमने LM भुजा निकाला है दूरी के सूत्र से। दूरी का सूत्र आपको मालूम है, जैसे LM का निकालेंगे तो ये L हो गया X1 Y1
m हो गया x2y2, तो यहाँ पे ऐसे पेंसिल से लिख लेने का है x1 y1 x2 y2, और फिर तुरंत आप अपना मान रख दीजिए। ये देखिए x2 माइनस x1, तो -5 -6 होल स्क्वायर, यहाँ देखिए -5 -6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 मतलब -3 और माइनस y1 मतलब 4, तो -3 -4 होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस माइनस जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह 6 5 11, बड़ी संख्या के सामने माइनस माइनस जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह 4 3 7, बड़ी संख्या के सामने माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 11 का स्क्वायर 121, 7 माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों जोड़ेंगे 170 है। 170 के अगर आप छोटे छोटे भाग करोगे, अगर मैं आपको करके दिखाऊं 170 के छोटे छोटे भाग, इसको पहले मैं 2 से काटूंगा, तो 2 8 16, 2 5 10, 85 आएगा, फिर 5 से काटूंगा तो 17 आएगा, फिर 17 से काटूंगा तो 1 आएगा। तो 170 के छोटे छोटे भाग होंगे, 2 गुणे 5 गुणे 17, और इसमें न तो 2 की जोड़ी बनेगी, न 5 की, न 17 की, इसलिए इसको करड़ी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए मैंने इसको करड़ी के अंदर ही छोड़ दिया है, इसको करड़ी के बाहर नहीं निकाल सकते। अब जैसे ही हमने LM निकाल लिया, अब हम MN निकालने जाएंगे। जब हम MN निकालने जाएंगे तो फिर M को x1 y1 मान लेंगे, N को x2 y2, और फिर से MN के बीच दूरी का सूत्र यहाँ देखिए लगा के दूरी निकाल लिया। फिर LN निकालेंगे, तो LN के बीच दूरी का सूत्र यूज करेंगे, तो 3 बार दूरी का सूत्र यूज करके हमने निकाल लिया। दूरी का सूत्र यूज करना आपको आता है। अब हमें पता करना है कि जब हमने तीनों भुजाएं निकाल लिया, LM MN NN, LM का मान 170, MN का करणी में 170, MN का करणी में 122 और LN का करणी में 160। तब हमें देखना है कि क्या इसमें दो भुजाओं का योगफल, क्योंकि त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है उसका नियम हो क्या होता है। त्रिभुज में अगर कोई भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए क्या जरूरी है कि किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर आप LM और MN को जोड़ो तो LN से बड़ा होना चाहिए, अगर LM और LN को जोड़ो तो MN से बड़ा होना चाहिए, अगर LN और MN को जोड़ो तो LM से बड़ा होना चाहिए। मतलब इन दोनों को जोड़िए तो उसका मान इस तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, अगर इन दोनों को जोड़िए तो उसका मान इस तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों को जोड़िए तो उसका मान इस तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। मतलब दो जोड़ने के बाद वो तीसरे वाले से बड़ा आना चाहिए। यहाँ अगर आप देखोगे तो जैसे LM का मान करणी में 170 है, MN का करणी में 122 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों के मान करणी में 160 जो तीसरा वाला मान है उससे बड़ा आएगा। मतलब LM और MN का मान LN से बड़ा है। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, करणी में 122 और करणी में 160, तो वो मान भी करणी में 170 से बड़ा आएगा। तो MN प्लस LN भी बड़ा है, ये बड़ा है का निशान LM से। और अगर आप पहला और तीसरा, एक बार पहला और दूसरा जोड़ा दिखा दिया कि तीसरे से बड़ा है, फिर दूसरा और तीसरा जोड़ा बता दिया पहले से बड़ा है, फिर पहला और तीसरा जोड़ेंगे, LM और LN जोड़ेंगे और ये दिखाएंगे कि ये भी बड़ा है MN से। तो इसमें कोई भी दो भुजा जोड़ने पे तीसरी भुजा से बड़ी आ रही, दो भुजा जोड़ने पे तीसरी भुजा से बड़ी आ रही है, दो भुजा जोड़ने पे तीसरी भुजा से बड़ी आ रही है। अगर त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है तो वहां पे त्रिभुज बनेगा। अर्थात त्रिभुज LMN की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा है, इसलिए बिंदु LMN द्वारा त्रिभुज बनेगा। अब जब त्रिभुज बनेगा तो देखते हैं कि क्या तीनों भुजाओं में से कोई समान है। ये देखिए, ए भुजा का मान अलग है, इस भुजा का मान अलग है, इस भुजा का मान अलग है। तीनों भुजाएं आपस में समान नहीं है, मतलब LM बराबर नहीं है, MN बराबर नहीं है, LN, तीनों आपस में बराबर नहीं है। और जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान ना हो तो उस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज LMN यह विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान नहीं है। उत्तर में लिख दिया, दिए गए बिंदुओं से विषम बाहु त्रिभुज बनता है। ये हमारा 8वां का पहला क्वेश्चन था। सेम तरीके से 8वां का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा देखेंगे, P दिया है -2 -6 Q -4 -2 R -50। ये तीन बिंदु दिए गए हैं, हमें पता करना है कि क्या इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा। तो जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया उसी तरीके से करेंगे। दूरी का सूत्र एक बार लिख दिया, अब 3 बार दूरी का सूत्र लगाएंगे। एक बार PQ निकालेंगे, फिर QR निकालेंगे, फिर PR निकालेंगे, तीनों भुजा निकालेंगे। एक बार देखिए दूरी के सूत्र से PQ के बीच दूरी का सूत्र लगाया, PQ निकाल लिया।
फिर क्यू आर के बीच दूरी का सूत्र लगाया तो यहाँ देखो क्यू आर निकाल लिया, फिर पी आर के बीच दूरी का सूत्र लगा के पी आर निकाल लिया। जब तीनों भुजाएं मिल गई तब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा है। तो पहले जब हम पी क्यू का मान 2 करणी में 5 है और क्यू आर का करणी में 5, इनको जोड़ते हैं। ये देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू का मान 2 करणी में 5 प्लस क्यू आर का करणी में 5। अब यहाँ देखिए एक छिपा रहता है। मैंने आपको बताया था कि करणी वाला जोड़ ऐसे ही होता है जैसे 2x प्लस x बराबर 3x होता है, सेम तरीके से करणी का 2 करणी में 5 प्लस करणी में 5। यहाँ जैसे एक छिपा रहता है 2 1 3 x हो जाता है, वैसे यहाँ देखिए एक छिपा रहता है 2 1 3 करणी में 5। तो जब 2 करणी में 5 में 1 करणी में 5 जोड़ते हैं तो 3 करणी में 5 आता है। यहाँ देखिए 2 करणी में 5 में करणी में 5 जोड़ा तो 3 करणी में 5। तो पी क्यू प्लस क्यू आर का मान जोड़ के कितना आ गया 3 करणी में 5। इसका मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर का मान है, देखो पी आर का मान कितना है 3 करणी में 5। इसका मतलब ये दोनों का योगफल पी क्यू और क्यू आर का योगफल अकेले पी आर के योगफल के अकेले पी आर के मान के बराबर है। फिर से देखिए पी क्यू का मान और क्यू आर का मान जोड़ने पर पी आर अकेले के मान के बराबर आ गया। पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर आ गया। और आप पर जानते हो अगर पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर के होता है तो इसका मतलब तीनों बिंदु एक रेखीय होते हैं। जैसे देखिए पी क्यू आर, अगर पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर के आता है तो तीनों बिंदु एक रेखीय होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे बिंदु पी क्यू आर एक रेखी है, और जब एक रेखी है तो इनके द्वारा त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। तो त्रिभुज बनने के लिए क्या होना चाहिए था कि जो दोनों भुजाओं को जोड़ने पे जितना मान आया है ये तीसरी भुजा से ये मान बड़ा होना चाहिए, जबकि ये तो तीसरी भुजा के बराबर आ गया। तो इसका मतलब यह बिंदु एक रेखी है, इसके द्वारा त्रिभुज नहीं बनेगा। ऐसे ही देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 8वें का तीसरा, वो भी वैसा ही है। ये देखिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पे ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूत्र। एक आपका है ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। ये सूत्र की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर तो 3 बिंदु दिए गए हैं ए बी सी, हमें पता करना है कि क्या इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ए बिंदु दिया है, बी दिया है, सी। तो ए बी, एक बार दूरी का सूत्र देखो, एक बार लिख दिया मैंने करणी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसकी सहायता से एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार बी सी, एक बार ए सी। तो पहले हमने देखिए दूरी के सूत्र से ए बी निकाल लिया। तो ए बी ध्यान से देखिए, ए को मान लिया x1 y1, बी को x2 y2। ये देखिए ए x1 y1 हो गया, यहाँ मान लो मैं लिख देता हूँ x1 y1, ए हो गया x2 y2। अब मान रखा देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो पहले x2 का मान माइनस √2, फिर देखिए x2 का मान माइनस √2, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर x1 का मान √2 होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही सेम y वाला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो माइनस √2, पहले y2 का मान माइनस √2, यहाँ से देखिए, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर y1 का मान √2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे भी वही तरीका, ध्यान देना जरा। जैसे आप √2 में √2 जोड़ते हैं तो यहाँ एक एक छिपा हुआ है, तो एक एक कितना हो जाएगा 2√2। अब यहाँ अगर माइनस माइनस लगा हुआ है तो फिर यहाँ माइनस 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस √2 में माइनस √2 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जोड़ा जाता है, तो एक और एक 2, 2√2 माइनस 2√2। और ऐसे ही इसका भी स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2√2 का स्क्वायर करेंगे, पहले माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 2 का स्क्वायर 4 और करणी में 2 का स्क्वायर 2। चेक करो जरा, जब 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, गुणे यहाँ बीच में गुणा छिपा होगा, करणी में 2 का स्क्वायर 2 होगा, करणी हट जाएगी,
2 का स्क्वायर 4, करनी में 2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8 आएगा। तो इसका मतलब 2 करनी में 2 का स्क्वायर कितना आएगा 8, और माइनस है तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 करनी में 2 का स्क्वायर 8 आ गया, इसका भी 8 आ गया, 8 8 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ए हमने निकाल लिया, ए बी निकाल लिया। तो हमने ए को माना था x1 y1 और बी को माना था x2 y2। अब जब हम BC निकालने जाएंगे तो इसको B को मानेंगे x1 y1, C को मानेंगे x2 y2। अब फिर मान रखेंगे, देखिए यहाँ पे BC निकाल रहे हैं तो देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो पहले x2 का मान -√6, फिर माइनस x1 का -√2 होल स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पे देखो y2 का मान √6, फिर माइनस, फिर y1 का मान -√2 होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन समझो। आप ज्यादातर जब डाउट होता है तो कैलकुलेशन पूछते हो, यही इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ध्यान से देखो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x2 का मान -√6, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर x1 का -√2 होल स्क्वायर प्लस ऐसे दूसरा वाला y2 मतलब √6, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर y1 का -√2 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -√6, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस √2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ √6 से माइनस माइनस का गुणा प्लस √2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया कि प्लस में था इसको पहले लिख दिया, माइनस है तो बाद में लिख दिया। देखिए ये √2 प्लस में था तो पहले लिख दिया, ये √6 माइनस में था इसको बाद में लिख दिया। इसमें तो टेंशन नहीं है, ये दोनों प्लस में ही है। ये क्यों लिखा? क्योंकि अभी हमारा ये देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको जोड़ दो, 6 2 8। अरे नहीं भाई, ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि सजाती करनी नहीं है। सजाती करनी नहीं है तो नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसको इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ देखिए है a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें होता क्या है देखिए, a स्क्वायर होता है और b स्क्वायर होता है किनारे किनारे। देखिए a का स्क्वायर एक किनारे रहेगा, b का स्क्वायर एक किनारे रहेगा, और बीच में a और b का गुणा करके उसका दुगुना कर देते हैं। यहाँ देखिए वही हो रहा है। पहले करनी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और करनी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। ये देखिए इसका 2 आएगा, इसका 6 आएगा, और बीच में इन दोनों का गुणा करेंगे और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, करनी में 12 आएगा, उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 करनी में 12। ऐसे सेम यहाँ देखिए करनी में 6 का स्क्वायर 6 आएगा, करनी में 2 का स्क्वायर 2 आएगा, और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे 2 छंग, करनी में 12, और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 करनी में 12। यहाँ देखिए -2 करनी में 12, यहाँ +2 करनी में 12, ये कट जाएगा क्योंकि ये -2 करनी में 12 है, +2 करनी में 12, माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ बचेगा 2 + 6 + 6 + 2, ये पूरा जोड़ लो। 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, और 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4। ऐसे सेम AC निकालेंगे। जब AC निकालेंगे तब हम A को x1 y1 मान लेंगे, C को x2 y2 मान लेंगे। A को x1 y1, C को x2 y2, और सेम जैसे BC निकाला ऐसे ही AC निकालेंगे। देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो -√6 -√2 होल स्क्वायर। देखिए -√6 -√2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, √6 -√2 होल स्क्वायर, √6 -√2 होल स्क्वायर। अब यहाँ जरा समझना है कैलकुलेशन। आप माइनस या माइनस भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ जब आप माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान से समझो, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर ये माइनस का यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। जब इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का यहाँ देखो प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, होल स्क्वायर, ये ऐसे ही है। अब यहाँ देखो जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो जरा समझो, जैसे -x का स्क्वायर अगर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाता है। देखो -x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस और x का स्क्वायर x स्क्वायर। सेम यही देखिए यहाँ पे, ये -√6 + √2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर यहाँ प्लस हो जाएगा और ये √6 + √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ फिर से वही फॉर्मूला है, देखिए जो ऊपर लगा था फॉर्मूला, सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लगेगा। ये मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ दोबारा, वैसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता दिया तो आप समझ जाओ। यही दोनों फॉर्मूला यहाँ फिर से लगेगा। यहाँ a + b होल स्क्वायर का, यहाँ a - b होल स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर मतलब 6 + 2ab
2 करनी में 12 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 6 माइनस 2ab तो 2 करनी में 12 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2। अब यहाँ पे भी देखिए 2 करनी में 12, 2 करनी में 12 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है माइनस है। यहाँ बचेगा 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2, पूरा जोड़ेंगे 6 2 8 से 14 2 16, 16 का वर्गमूल 4। अब इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो अगर ये 4 और ये देखिए अगर आप 2 भुजा को जोड़ेंगे तो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। देखिए AB और BC को जोड़िए, ये 4 और 4 8 जोड़ेंगे जो कि तीसरी भुजा 4 से बड़ा है। जब इन दोनों को जोड़ते हैं देखिए 4 और 4 8 तो यह इस भुजा से बड़ा है, और जब पहले और तीसरे को जोड़ते हैं 4 और 4 8 तो इस भुजा से बड़ा है। मतलब कोई भी 2 भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। यहाँ बता दिया है AB प्लस BC बड़ा है AC से, BC प्लस AC बड़ा है AB से, AB प्लस AC बड़ा है BC से। मतलब जब हम AB और AC को जोड़ते हैं, AB और BC को जोड़ते हैं तो AC से बड़ा आता है, जब BC और AC को जोड़ते हैं तो AB से बड़ा आता है, AC और BC को जोड़ते हैं तो AB से बड़ा आता है। ये 2 भुजा जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से बड़ा आएगा, ये 2 भुजा जोड़ते हैं तो इस भुजा से बड़ा आएगा, ये 2 भुजा जोड़ेंगे तो इस भुजा से बड़ा आएगा। मतलब कोई भी 2 भुजा जोड़ने पे तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ABC द्वारा यहाँ त्रिभुज बनता है। अब यहाँ जब त्रिभुज बन रहा है तो देखेंगे त्रिभुज कौन से टाइप का त्रिभुज है। यहाँ देखिए तीनों भुजाएं समान है, AB का मान भी 4 है, BC का मान भी 4 है, AC का मान भी 4 है। तीनों भुजाएं आपस में समान है, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है, इसलिए त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दिए गए बिंदुओं से समबाहु त्रिभुज बनता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 11 देखेंगे, सिद्ध करो कि बिंदु P, Q, R तथा S समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। अब यहाँ देखिए P है, Q है, R है, S है, हमें पता करना है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। अगर आपको ध्यान हो तो समांतर चतुर्भुज वाला क्वेश्चन आपने टेक्स्ट बुक में किया हुआ है। प्रश्न संग्रह 5.1 में अगर आप जाएंगे तो प्रश्न संग्रह 5.1 में आपने सिद्ध किया था कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपने प्रश्न 5.1 का प्रश्न 5 सिद्ध कीजिए P, Q, R, S शीर्ष बिंदु वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो सेम 5वें क्वेश्चन जैसा ही आपको करना है। प्रश्न 11 इसमें क्या करेंगे, दूरी का सूत्र 4 बार लगाएंगे, एक बार PQ निकालेंगे, फिर QR, फिर RS, फिर PS। ये देखो दूरी का सूत्र एक बार लिखा और उसको 4 बार चारों भुजा निकाला, PQ, QR, RS, PS। इधर देखिए PQ का मान निकाला, QR का निकाला, RS का निकाला दूरी के सूत्र से, और PS का निकाला दूरी के सूत्र से। 4 बार दूरी का सूत्र लगाया। अब इसमें देखेंगे तो इसकी आमने सामने की भुजाएं समान आएंगी। देखिए PQ का मान 4 करनी में 2 है और RS का मान भी 4 करनी में 2 है, तो PQ और RS का मान समान है। ऐसे ही QR का मान देखो करनी में 13 है और PS का मान भी करनी में 13 है, तो PS और QR का मान आमने सामने की भुजाएं समान है। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज PQRS में PQ RS के बराबर है, QR PS के बराबर है, अर्थात चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम है, इसलिए चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसकी आमने सामने की भुजाएं समान आ जाएंगी तो वह समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 12 है, यदि बिंदु P, Q, R तथा S हो तो सिद्ध करो कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। अब इसमें आयत सिद्ध करना है। आयत के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आप पहले क्या करो कि इसमें ये चारों भुजाएं निकालो, इसकी चारों भुजाएं निकालिए। जैसे हम अभी समांतर चतुर्भुज में निकाले थे, दूरी का सूत्र एक बार लिखा, फिर हम PQ, QR, RS और PS है, देखो चारों भुजा निकाल लिया। PQ, QR का मान, PQ का मान करनी में 13 आया, QR का दूरी के सूत्र से 2 करनी में 13 आया, RS का करनी में 13 आया और PS का 2 करनी में 13 आया। तो सेम अभी जैसा हमने 11वां क्वेश्चन किया उस तरीके से हमें पता चला कि PQ का मान करनी में 13 और RS का मान करनी में 13 है, मतलब PQ RS के बराबर है, आमने सामने की भुजा समान है। इसी तरीके से QR का मान 2 करनी में 13 है और यहाँ से देखेंगे PS का मान भी 2 करनी में 13 है, तो QR और PS का मान भी आपस में समान है, मतलब इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया है। देखिए PQ RS के बराबर, QR PS के बराबर, अर्थात चतुर्भुज PQ RS की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम है,
इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। अब जब हमें सिद्ध हो गया कि ये समांतर चतुर्भुज है, तब इसको आयत कैसे सिद्ध करेंगे? तो ध्यान से सुनो, जिस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं वो आयत होता है। जिस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं वह आयत होता है। तो हम क्या करेंगे, अब दूरी के सूत्र से इसके विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण पी आर और विकर्ण क्यू एस, ये दोनों हम दूरी के सूत्र से यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं पहले विकर्ण, दूरी के सूत्र से विकर्ण पी आर निकाला। देखो तो करणी में 65 आया। ये पी और आर के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे, ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। फिर बाद में QS के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे तो ये x1 y1 हो गया, एक x2 y2 हो गया। तो देखो QS के बीच लगाया, तो जब PR का मान देखा करणी में 65 आया, QS का मान भी करणी में 65 आया, मतलब विकर्ण सर्वांग सम है। यह समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान हो जाते हैं तो वह आयत हो जाता है। तो यहाँ देखिए कि विकर्ण PR विकर्ण QS के सर्वांग सम है, अर्थात समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण भी परस्पर सर्वांग सम है। और अगर विकर्ण सर्वांग सम है तो चतुर्भुज PQRS या क्या है, आयत है। इस तरीके से आयत सिद्ध हो गया। तो हमने आज ये 12 तक के क्वेश्चन कर लिए, इसके आगे नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।